अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी चाइल्ड कंसल्टेंट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और इनका जो फोकस है बच्चों की, हमारे बच्चों की सेहत है। ना सिर्फ हमारे बच्चों की बल्कि हमारे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करती हैं और पाकिस्तान को दुनिया भर में ग्लोबली रिप्रेजेंट करती हैं। जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं बच्चों की सेहत के हवाले से वहाँ जाती हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। और ये पाकिस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन की ट्रेजरर भी हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि माशाल्लाह हमारे बच्चों के हवाले से खिदमत तो कर ही रही हैं और बड़ी फोकस भी है, रिसर्च भी कर रही हैं बच्चों की सेहत के हवाले से। तो आज की माय रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली डॉक्टर दुर्र शेवार हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। जी नाज़रीन, आज की माय रियल पाकिस्तानी डॉक्टर दुर्र शेवार हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। भाई डॉक्टर साहब, आपका नाम माशाल्लाह इतना प्यारा है। वैसे तो हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट पे और आपकी अचीवमेंट पर भी, लेकिन ये बताएं कि इतना प्यारा नाम और इतना प्यारा आपका काम, क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच। नाम तो डेफिनेटली गिवन बाय माय पेरेंट्स, उन्होंने ये मुझे नाम दिया। इस नाम का मतलब है बादशाह के ताज का अनमोल मोती। रियली? यस। और बीइंग एज अ पीडियाट्रिशियन, आपको पता है कि हम बहुत से लोगों की हेल्प आउट करते हैं, तो जब वहाँ पे हम अपनी अचीवमेंट फील करते हैं तो उस वक्त और प्राउड महसूस करती हूँ। आपकी जो डोमेन है वो इसमें रिसर्च भी आप कर रही हैं, तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि रिसर्च बच्चों की हेल्थ के हवाले से किस तरह की अभी की जा रही है और आप किस तरह से चीज़ों को देख रही हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आता है, जहाँ पे हमारे बच्चों के अंदर बहुत सी मसाइल हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, जैसे कि उनकी नशोनुमा है, इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है। वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, उनकी हेल्थ है, एजुकेशन है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, ये बहुत सारी डोमेन हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं और उस पर बहुत सी रिसर्च हो रही होती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं इस वक्त बच्चों की एक प्रोग्राम होता है अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, ECD के लिहाज से होता है, जिसमें हम पैदाइश से लेके 8 साल तक के जो बच्चे, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी उनकी ज़हनी, जिस्मानी, सोशल, बिहेवियरल, डेवलपमेंटल, इमोशनल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जो हम वो फोकस कर रहे हैं। और ये रिसर्च जो हमारी चल रही है, इंशाल्लाह 2 इयर्स के बाद जो है वो आई विल बी मास्टर्स इन दैट अच्छा, ECD। माशाल्लाह। तो उससे ये होगा कि ये एक पहला कदम है, हमारा सबसे पहला बैच है जो हम पाकिस्तान में भी इसको हम कहते हैं कोहॉर्ट स्टडी है। ये हो रहा है, इस बैच का फ़ायदा ये होगा कि हम अपने बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे वो सारे प्रोग्राम्स जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हो सके हैं। या जैसे हम जिसको कहते हैं कि बच्चों की जो ज़रूरियात है उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं। अगर दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो वहाँ ये देखा गया है कि अगर आप फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ लाइफ पे बच्चों की इन्वेस्ट कर दें तो वो आगे जाके मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की बच्चों के हवाले से कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरह की है, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन या तरबियत के हवाले से? तीनों चीज़ों पर होते हैं। यानी हम बात करते हैं कि अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट है, अगर हम मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एक बच्चे पे आज ₹1 का लगाएँगे तो वो आगे जाके आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करके देगा। अगर उसकी हमारे यहाँ पाकिस्तान या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बच्चों के जो शुरू के 5 से 8 साल की एज है, उसमें जिस तरह की नशो-नुमा, जिस तरह का रिटर्न, जिस तरह की स्टिमुलेशन बच्चों को देनी चाहिए, उस पे इतना फ़ोकस नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अगर बच्चों को डॉक्टर्स के पास भी पेरेंट्स आते हैं तो वो उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, यानी बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, सही है। और हम एज़ अ डॉक्टर्स भी यही देख रहे होते हैं कि उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट कैसे हो रही थी। आपने देखा होगा आजकल कोविड के बाद से एक बहुत चेंज आ गया, बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा। अगर हम अडल्ट की भी बात करते हैं, बच्चों की भी बात करते हैं, तो उनके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। तो देखा ये गया है कि जिन बच्चों की अर्ली चाइल्ड एजेस के अंदर अगर उनके अंदर सर्व एंड रिटर्न वाली नेचर, यानी अगर मैं एक बच्चे को बात कर रही हूँ तो बात करने का तरीका कैसे है, बच्चे से चीज़ मांग रही हूँ तो उसके मांगने का तरीका कैसे, उसको समझा रही हूँ तो उसका समझाने का तरीका कैसे, ये बहुत काउंट करता है उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। बहुत से पेरेंट्स आके, जैसे हम आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं या उनको बहुत झुंझलाहट होती है, तो ये उनके शुरू की लाइफ के कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई मिस हैंडलिंग या प्रॉपर अगर उनको केयर ना दी गई हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर इसी को हम अर्ली लाइफ में बच्चों को फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ लाइफ, यानी पहले तो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ यानी कॉन्सेप्शन से लेके शुरू के 2 साल और उससे अगले 2 साल, अगर बच्चों की हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी एजुकेशन और उनकी जिस्मानी नशोनुमा और ज़हनी नशोनुमा पे फोकस कर लें तो ये बहुत आगे जाके वो बच्चे बहुत अच्छे शहरी, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट और बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड के बाद तो आपने कहा दुनिया चेंज हो गई है। और जब हम दुनिया चेंज होने की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम बच्चों के हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बता दें कि हम वैक्सीनेशन की, हम क्योंकि डेफिनेटली बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वैक्सीनेशन कार्ड होता है। अच्छा, अब तो मुझे लगता है एज बीइंग अ मदर तो कन्फ्यूजन बड़ी रही होती है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है।
अब इनका एक बच्चे का कोर्स मुकम्मल होता है, कहते हैं ये तो वैक्सीनेशन रह गई है, ये भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है मार्केट में। आप मुझे ये बता दें कि हम जब बच्चों की हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं, कौन सी वैक्सीनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी भी आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, डिफरेंट वैक्सीनेशन मार्केट में आ भी रही है। आप जी ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों को पेरेंट्स, अब तो पेरेंट्स की भी कुछ चल रही होती है, तो बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा इस पे हमें आगाही दें तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, हम जान भी सकेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस हिसाब से कि अगर हम देखें तो इम्यूनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, हिफाजती टीकाजात, ये पैदाइश से लेके 15 महीने तक हुकूमत की तरफ से फ्री है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कहीं भी किसी भी जी, हॉस्पिटल में। अगर असूलन तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद वैक्सीनेशन दी जाती है, जिसको हम बीसीजी और पोलियो कहते हैं, जिसमें जो टीबी से बचाव की वैक्सीन होती है। उसके बाद फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते के ऊपर बच्चे के वैक्सीनेशन लगती है, जिसमें पेंटा, रोटा और न्यूमोकोकल वैक्सीन शामिल होती है, उसमें भी हम पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं। फिर 9 मंथ पे और 15 मंथ्स पे पोलियो के साथ-साथ मीज़ल्स यानी खसरा से बचाव, टाइफाइड की वैक्सीन और मीज़ल का एमआर का बूस्टर्स लगता है। ये तो कंपल्सरी वैक्सीन्स हैं जो हुकूमत की तरफ से फ्री हैं। उसके अलावा जैसा अगर आपने बात की कि अब जो है बहुत सी वैक्सीन्स ऐड ऑन होती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी रिसर्च चल रही है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स जो है वो अब ऐड ऑन बिल्कुल हो ऐसा चुकी ही। है, बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है, जब भी कोई नई वैक्सीन्स आती है तो हमारे एक थोड़ा-सा रेजिस्टेंस और थोड़ा-सा कम्युनिकेशन एरर की वजह से बहुत से पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, और बहुत से लोगों के ज़हन में ये भ्रम होता है कि नई वैक्सीन आई है, वेल रिसर्च है कि नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी वैक्सीन्स कभी भी किसी भी दुनिया में आती है तो वो रिसर्च के बेसिस पे आती है, सिवाय कोविड की वैक्सीन से, क्योंकि कोविड आपने देखा था एक वर्ल्ड वाइड एक पेंडेमिक था, जहाँ पे हम ड्रैप या एफडीए अप्रूव वैक्सीन्स नहीं आई थी। शुरू में आपने देखा था कि बहुत सी वैक्सीन्स आई, उनके साइड इफेक्ट से वो विदड्रॉ हुई और फिर बहुत सी वैक्सीन चली। और उसका फ़ायदा ये हो कि जैसे जिन ममालिक में वैक्सीन्स लगी, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी के तहत जो है वो कोविड के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल भी किया, जिसमें से पाकिस्तान एक है। तो जिन ममालिक में पहले वायरस पहुंचा, वहाँ वैक्सीन्स रिसर्च उनकी प्रॉपर नहीं थी, तो वहाँ पे पेंडेमिक में डेथ्स, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई। तो जहाँ तक हम बात बच्चों की करते हैं, तो जो भी वैक्सीन्स आती हैं वो अप्रूव्ड होती हैं और उनकी एफिकेसी रिसर्च बेस्ड होती है। मिसाल के तौर पे आज के लिए भी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पोलियो की कैंपेन चली है, बूस्टर वैक्सीन। यूजुअली पहले हम बच्चों को कहते हैं कि 5 ईयर्स तक तो कौन बूस्टर, सी कंपनी चली है जिसमें से? पोलियो बूस्टर्स अभी वैक्सीन कैंपेन चली है, जो 12 मई से लेकर 24 मई तक तमाम बच्चों को दी जा रही है, जिसमें 4 महीने से लेकर 10 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। जो 4 महीने से बच्चे हैं उनको जो है वो सबको पोलियो के ड्रॉप्स के साथ-साथ, जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनको पोलियो जेट इंजेक्शन दिए जाएँगे, यानी वो वैक्सीन्स विदाउट इंजेक्शन है और जेट प्रेशर के थ्रू से बच्चों के अपर आर्म पे वो लगाई जाएगी। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो 5 साल तक की दी जाती हैं। जैसे अभी आपने भी कहा कि हम ट्रैवल्स में जाते हैं, हमें पोलियो ही के ड्रॉप्स, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे पोलियो वायरस जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। बाकी सारी दुनिया जो वो पोलियो फ्री हो चुकी है। तो अगर किसी भी मुल्क में वायरस होता है तो बच्चे 5 साल से कम उम्र तक के बच्चों को वो वायरस मुतासिर करेगा, यानी उसकी जिस्मानी माजूरी करेगा, पैरालिसिस हो सकता है, अपर लिम्ब का, लोअर लिम्ब का, किसी एक हाथ का, किसी एक पैर का, या पूरे जिस्म का भी हो सकता है। तो जब बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है या बूस्टर्स वैक्सीन नहीं लगती, जैसे रूटीन की वैक्सीन तो आपने लगा ली, पोलियो की जब भी कैंपेन आती है या कोई भी कैंपेन आती है, बीच में मीज़ल्स की कैंपेन आती है, उन कैंपेन्स में हम पोलियो के साथ साथ विटामिन ए के ड्रॉप्स भी दे रहे होते हैं। ये सब इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दी जाती है। अब इस दफ़ा जैसे भी बात करें कि पोलियो कैंपेन में जो है वो 5 साल से बड़े बच्चों को भी दिया जा रहा है। अब तक तो हम सुनते थे कि सिर्फ 5 साल ही को देना चाहिए। ऐसा ही है। तो है क्या कि जो बड़े बच्चे हैं या हम जो है वो वायरस को कैरियर के तौर पे अपने जिस्म में लेके फिर रहे होते हैं, और उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत अगर हमारी प्रॉब्लम करेगी या हम वो वायरस को सर्कुलेट करेंगे, तो जो बच्चे जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है उनको वो लग सकता है वायरस, या उनको मुतासिर कर सकता है। तो बड़े बच्चों को देने का फ़ायदा ये होगा कि जो उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है वो एकदम से बूस्ट करेगी, और वो खुद भी महफूज रहेंगे और बाकी बच्चों को भी महफूज अच्छा, करेंगे। अब आपने ये बताया कि ये तो वैक्सीनेशन पेरेंट्स को करने की ज़रूरत है और ये जो है मार्केट में आ भी रही है। अब मुझे ये बताएं, मुझे ऐसे पेरेंट्स भी मिले हैं मेरे सराउंडिंग में, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, और उन्होंने कहा हमने तो, हमारा बच्चा पैदा हुआ है, हमने तो कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाई, माशाल्लाह हमारे बच्चे तो बिल्कुल ठीक हैं। तो और मैंने देखा भी है। तो मुझे अब ये बताएं कि ये तो ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस? क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, वैक्सीनेशन करती क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको समझना चाहिए, हमारी जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो जो भी डिज़ीज़ होती है, मिसाल के तौर पर मैं आपकी बात करती हूँ, अगर हम पहली वैक्सीन बीसीजी की बात करते हैं तो वो जो है वो हमें टीबी से बचाव के लिए हिफाजत करती है। तो हम जो भी वैक्सीन होती है वो क्या करते हैं कि जो किल बैक्टीरिया या किल वायरस है वो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी का अपना एक निज़ाम है, कुव्वत मुदाफ़ियत है।
मिसाल के तौर पे अगर मुझे नज़ला हुआ, ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो हमारी बॉडी उन रिसेप्टर्स के लिए काम करती है फीवर के अगेंस्ट। वैक्सीन देने का फ़ायदा ये होता है कि पहले से सेल सेंसिटाइज हैं, यानी अगर मेरी बॉडी में अल्लाह ना करे टीबी का वायरस आता है तो मेरे सेल पहले से प्रिपेयर्ड हैं। जैसे ही वो वायरस आएगा वो उससे लड़ेंगे, उसको मारेंगे और बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। सेम गोज़ विथ ऑल वैक्सीन, मीज़ल्स की बात कर लें, आप चिकन पॉक्स की बात कर लें, आप डीपीटी की बात कर लें। आई थिंक चिकन पॉक्स अभी फिर वापस ये जो हाँ, मौसम चल रहा है, मैं बच्चों जी, को भी जी, देखा अभी इस है। वक़्त पैंडेमिक अगर मैं देखें मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस चारों ही जो हैं वो होता है। उसका देखिए ये वाली आपके सवाल से ही लिंक्ड है कि होता क्या है, पेरेंट्स वैक्सीनेशंस नहीं करवाते और वो कहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, हम भी यही कहते हैं। लेकिन अगर वायरस ने अटैक किया तो अब आपके बच्चे के अंदर डिजीज़ लंबी होने के चांसेस, डिजीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और डिजीज़ की वजह से कोई भी मोर्टालिटी होने के चांसेस उन बच्चों के मुकाबले में जिनको वैक्सीन लगी हुई है 10 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो अगर आपका बच्चा सेहतमंद है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको खसरा हुई तो खसरा बहुत खतरनाक खसरा हो सकती है। उस खसरा की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, मीज़ल्स, उसकी वजह से नमूनिया है, कान के पर्दे का मुतासर होना, बाज़ औक़ात खसरा की वजह से गर्दन तोड़ बुखार भी होता है, जिसको मीज़ल्स एन्केफेलाइटिस कहते हैं और बाज़ औक़ात वो 10 इयर्स के बाद तक भी रहता है और प्रॉब्लम करता है। इसी तरह से अगर हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपको उस डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन के साथ-साथ एक आपने नाम सुना होगा, बड़ों में शिंगल्स होती है, जो लाइफ लॉन्ग पेन रखते हैं, अगर ज़रा से भी दाने निकलते हैं, इतना सीवियर पेन होता है, उसकी फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। तो वैक्सीन आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएँगी, उस वायरस से अगेंस्ट लड़ने की इम्यूनिटी को भी प्रोड्यूस करेंगी और क्रॉस इम्यूनिटी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक वैक्सीन लगाई है, तो वो दूसरी वैक्सीन्स के अगेंस्ट भी जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। अच्छा डॉक्टर साहबा, जिस तरह से आपने कहा कि चलें, पेरेंट्स ने तो आपका नाम रखा दुर्र शवार। अब मुझे ये बताएं, डेफिनेटली पेरेंट्स ने तो नहीं कहा होगा कि आप जो है बच्चों की सेहत के हवाले से काम करें या ये डेफिनेटली पीट्स की डॉक्टर बने। तो ये आपके जहन में क्या था, क्योंकि माशाल्लाह यू हैव किड्स, आपके हाँ, बच्चे भी बिल्कुल, हैं, कितने अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े हैं ये भी आप बता सकती हैं। तो क्या सोचती, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से ऐसे बच्चों के डॉक्टर्स देखे हैं लेकिन अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि आपका जो काम है ग्लोबली है, आप कॉन्फ्रेंस में भी जाती हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती हैं, बच्चों के हेल्थ के हवाले से ग्लोबली बात करती हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने पूछा कि पेरेंट्स ने लाज़मी नाम दिया और फिर आप जब खुद पेरेंट्स बनते हैं ना, तो मेरी शादी ड्यूरिंग माय स्टडीज़ ही हो गई थी। तो आई हैव अ डॉटर जो ड्यूरिंग माय 4th ईयर हो गई थी। तो आप जब माँ बनते हैं ना, तो आप बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं और फिर वो इंस्पिरेशन, डॉक्टर बनना मेरा शौक था, मेरा पैशन था। लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो बच्चों के डॉक्टर क्यों, ये तो हाँ, वही मैं कह रही हूँ, जब हम फील्ड में आते हैं तो आई वांट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, जो मुझे शौक था। जब मैंने मेडिकल जॉइन किया था तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन व्हेन आई हैव अ डॉक्टर, तो मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मैंने कहा कि माँओं को कितनी एंजाइटी होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ तो मैं डील कर रही हूँ, यानी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तो आपने बच्चे को फीड कैसे कराना है, हमारे इस पे भी बात नहीं होती। बहुत सी माँओं को पता ही नहीं होता कि बच्चों को फीड कैसे कराना है। अरे उठाए बच्चे, पहले हाँ, जब मदर उसको बनती है उठाने में भी उसको डर लगता है। बच्चे को उठाना कैसे, आप बहुत से पेरेंट्स फादर्स को देखें, वो कहते हैं मैं 6 महीने से पहले बच्चा नहीं उठाऊंगा। वो काउंसलिंग ही नहीं होती ना हमारे, कि डील कैसे करना है बच्चे को नशोनुमा के लिए, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसको बहुत छोटी सी चीज़ें, पैम्पर चेंजिंग कैसे करना होता है, बच्चा रो रहा है तो इस रोने का मतलब क्या होता है। तो जब मैं माँ बनी तो मैंने कहा इस चीज़ को तो हमारे मुल्क में एड्रेस ही नहीं किया जाता ना, बहुत सी चीज़ों को। तो मेरा सोच ये था कि मैं अगर पीडियाट्रिशियन बनूंगी तो मैं माँओं की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकूंगी। और अब जब फीमेल होती है तो अब ये मैंने खुद अभी तक इतने साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि माएँ एक फीमेल डॉक्टर के पास आके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स, जैसे मिसाल के तौर पे फीड कैसे कराना है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत अब फीमेल पीडियाट्रिशियन वो बहुत अच्छे से डील कर लेती हैं। और ख़ुद आप इस मदरहुड प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो आप चीज़ों को कोरिलेट भी करते हैं। बहुत सी मदर्स आके कहती हैं कि मुझे इस चीज़ की स्ट्रेस है या मैं बच्चों को डील नहीं कर पा रही हूँ, तो हमें पता होता है कि हाँ, हम खुद भी इस प्रोसेस से गुजरे। या बहुत सी मदर्स जो वर्किंग होती हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो पढ़ रही होती हैं और उनके बच्चे हो रहे होते हैं मेडिकल लाइफ के, मतलब एजुकेशन के साथ साथ। तो दैट वाज माय इंक्लिनेशन टू बिकम अ पीडियाट्रिशियन। अच्छा, तो फिर डेफिनेटली आपके अभी मैंने सवाल था कि 3 बच्चे 3 बच्चे हैं, हैं। कितने बड़े हैं? एक मेरी यूनिवर्सिटी गोइंग है, एक कॉलेज में और एक स्कूल में। रियली? मैं तो छोटी-छोटी समझ रही। मैंने कहा ना मेडिकल की स्टार्टिंग में शादी होगी तो इसका अच्छा फ़ायदा ही हो। माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी। मैं तो समझ रही थी छोटे होंगे, 10 साल के, 8 साल के, अल्हम्दुलिल्लाह 4। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुझे जी। ये बताएं, अब आप आपने पेरेंट्स का जिक्र कर ही दिया है, क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट्स की काउंसलिंग की तरफ आप बात भी कर रही थी। तो मुझे अब ये बता दें कि बच्चे को हैंडल करना मुश्किल होता है या पेरेंट्स को? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम डिजीज़ बच्चों की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को,
क्योंकि एंजाइटी बहुत होती है ना, मैंने वही बात की, अगर आप मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसको तेज़ बुखार है, ठीक है, वो रो रहा है, वो दूध नहीं पी रहा, या बड़ा बच्चा भी आ रहा है वो नहीं खा पा रहा, तो माँ को या पेरेंट्स को ये होता है कि इसको बुखार है, इसने खाना पीना छोड़ दिया है, ये हमसे बात सही से नहीं कर रहा, या फीड प्रॉपर नहीं ले रहा, या सो प्रॉपर नहीं रहा है, तो एंजाइटी बहुत होती है। वो मेरी बात, बड़े जो है ना वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर लेंगे, अगर आपको जिसम में दर्द है तो आप बता सकेंगे मुझे राइट हैंड पे है, मुझे पेट में दर्द है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, वो सिर्फ रोएगा। अच्छा, इवन बड़े बच्चों की भी अगर बात करते हैं 8 से 10 साल तक के बच्चे, तो वो सिर्फ एक वेग सा सिम्पटम देंगे, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका जिसको कहते हैं ब्रेन मैच्योरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो बता सके। तो पेरेंट्स, वही बात है, हमें डबल डुअल चीज़ों को देखना पड़ता है, एक बच्चों को और एक पेरेंट्स को। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन हमें बहुत ज़्यादा दुआएं मुझे लगता है मिलती हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब आके आप एक फैमिली की तरह से, फिर जो बहुत से आपके पास पेरेंट्स आते हैं तो वो आपकी एक बॉन्डिंग, एक अच्छा, फैमिली आपकी बॉन्डिंग होती है। अटैचमेंट हो जाती है बच्चों के साथ, कभी ऐसा कोई ये तो पेरेंट्स बहुत अच्छे से बताएं, लेकिन हमें डील बहुत अच्छे से करना है। हमें एज अ आई थिंक पीडियाट्रिक जो हम बात करते हैं, वो डोमेन में एक वाहिद डोमेन है जिसमें हम कहते हैं कि हम लोग को वाइट कोट भी पहन के पेशेंट्स के बच्चों के सामने हम नहीं जाते। वी ऑलवेज हैव अ टॉय ऑन और स्टेथोस्कोप। हमारी जो क्लिनिक्स हैं, मेरे ख्याल से मेरे अलावा सारी पीडियाट्रिशियन जो है वो बड़ी कलरफुल रखते हैं, टॉयज़ रखते हैं। वी हैव समथिंग टू अट्रैक्ट देम। इवन हम अगर उनको वैक्सीन भी लगा दें तो बड़े प्लेफुल एरिया तरीके से लगाते हैं ताकि बच्चे उसको एंजॉय करें। तो वो तो हमारा ये हमारी फील्ड का हिस्सा है। हम पीडियाट्रिशियन अदर डॉक्टर से इसलिए अलग डिफरेंट होते हैं कि हमें अपने इमोशंस को पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों में भी डिलीवर करना होता अच्छा, मुझे पाकिस्तान की अच्छी बात ये होती है कि अगर मेडिकली बात की जाए, अगर इसकी स्टडीज़ की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत रीज़नेबल है डॉक्टर बनना। फिर आप ये भी देखते हैं, हम इलाज की भी बात करें पाकिस्तान में, मतलब ठीक है डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन यहाँ पे वही बहुत सारी, जैसा है कैंसर हो गया XYZ, तो बहुत सस्ता इलाज होता है कंपैरेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये एक है। अच्छी ये फ़ायदा है बिल्कुल, डेफिनेटली गवर्नमेंट इसमें हमारा ना बजट बहुत काउंट करता है। लाइक गवर्नमेंट के पास हमारे पास लोड बहुत है, तो हमारे बजट, मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने कहा कि कैंसर के पेशेंट्स, हमारे पास बहुत से गवर्नमेंट के सेटअप ऐसे हैं जो इलाज करते हैं, लेकिन कितने परसेंट पेशेंट को वो अवेलेबिलिटी अवेल है, ये इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास बात करते हैं कि कराची के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप्स मेनली 3 ही हैं, आप अगर देखें तो उसमें पेशेंट का फ्लो, क्योंकि हम पूरा पैन पाकिस्तान आता है ना, हमारे पास पेशेंट कितना आता है, तो वहाँ पे चीज़ों का अमाउंट कितनी है और किस हद तक यूज़ हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बता दें कि आप किन किन माशाल्लाह कंट्रीज़ में आप विज़िट कर चुकी हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं? इंटरनेशनली जो है वो थाईलैंड है, श्रीलंका है, एशिया के जितने भी कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे अच्छा भी माशाल्लाह। यूके यूके में भी मैं US भी आप 2020 जा चुकी जी हैं। बिल्कुल वहाँ पर है। तो ये होता है कि एज अ मॉडरेटर और एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान पीडियाट्रिशियन एज अ तौर पे भी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन को भी ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिला। वही वाली बात है, आप एक तो डिफरेंट खातून भी है ना, ये भी तो एक है बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन तो जाता होगा नहीं? हाँ, डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा हर जगह आपको पता है वो अप्रिशिएट की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे आपने कहा कि बीइंग अ लेडी डॉक्टर और बीइंग अ लेडी प्रैक्टिशनर, आप कहीं पे भी ग्लोबली जाएँ तो आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, रिगार्ड बहुत होता है। इवन यू आर सेम प्रोफेशन, लेकिन बीइंग अ लेडी जो है वो आपको रिगार्ड ज़्यादा मिलता है। विटामिन डी की मैं बात करना चाहूँगी, मैंने तो आपको खुद भी बता दिया, मुझे भी एज बीइंग अ मदर मुझे भी कमी है, मेरे बच्चे को भी मैं वो चीज़ देखती हूँ और बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती क्यों है, पहले ही समझें। विटामिन डी जो है वो हमारे स्किन के अंदर अल्लाह मैंने इसको जो कहते हैं ना प्री एक्टिव फॉर्म में इसको रखा हुआ है, और जब हम धूप में जाते हैं और धूप से एक्सपोजर होता है तब वो उसकी फॉर्म एक्टिव होती है, और फिर वो किडनी से सेकेंड एक्टिवेशन के बाद बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। अब विटामिन डी को एक्टिवेट होने के लिए जैसा आपने कहा धूप का प्रॉपर एक्सपोजर और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे तक पूरी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी तो है। 2 घंटे कौन सा? सुबह की लाइट, सुबह की रोशनी, जो ठंडी सुबह होती है ना, कितने बज रहे हैं? कितने? यानी हम बात करते हैं ठंडी धूप, जैसे सुबह 8 बजे से लेके चिलचिलाती धूप से पहले तक 12 बजे तक से पहले। इसमें आपको मैं मिसाल दूंगी, वेस्टर्न लोगों को आप देखें वो सन बाथिंग करते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं, और वो हमेशा पूरी एक्सपोज बॉडी के साथ। हमारे क्या होता है, जैसे फीमेल्स हैं तो हमारा एक्सपोजर हेड कवर रहता है, या बच्चों को हम लोग देते हैं प्रॉपर कवर नहीं होता। तो बच्चों को भी अगर एक्सपोजर की बात करें या अडल्ट की भी, तो प्रॉपर एक्सपोजर और टाइमिंग, अगर आपका हेड कवर है तो फिर आपको वो 2 आवर्स से 4 आवर्स कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके आपके लिए 2 घंटे आप धूप में बैठे रहे? एक्सपोजर होना चाहिए। देखिए अगर मैं फुल स्लीव्स फुल हिजाब में बैठी हूँ तो मेरा विटामिन डी कहीं से भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपोजर के लिए हेड ओपन, फेस ओपन, बॉडी का एक्सपोजर, क्योंकि स्किन पर है ना। लेकिन सन ब्लॉक लगा के तो फिर कैसे होगा? जो
ये वाली बात है। देखिए वो एक्सपोजर आपका जो है ना, वो आप हमारे यही देखिए कि हम ये भी सोचते हैं कि सन, वो अगर मैंने वाली बात की, अगर आप अर्ली मॉर्निंग वाली सूरज लेंगे तो वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारी स्किन को बर्न नहीं करती, उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। तो आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे, आप डाइट ऐसी लें जिसमें विटामिन डी के स्टोर्स हैं। वही वाली बात अभी हम जो बात करते हैं कि दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं, अगर हम एक्सोजीनियस दूध लेंगे ना तो हमारे बॉडी का दूध, बॉडी अपना विटामिन डी और कैल्शियम नहीं बनाती। तो आपने ऐसी सोर्स लेनी है जैसे एग है, दही है, चीज़ है, आप बादाम है, जिसमें आपको एक्टिव फॉर्म, प्री स्टोर्ड फॉर्म विटामिन डी की हो और वो आप अपनी डाइट में ये लें। हम खा भी सकते ये हैं खाना आसान। ही है, ये खाना है, ये स्टोर्स होंगे और फिर आपका एक्सपोजर प्रॉपर होगा धूप के अंदर 2 to 4 आवर्स का, तो फिर आपके मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, स्टोरेज भी अच्छे बनेंगे और आप डेफिसिट भी नहीं अच्छा, रहेंगे। ये बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए ये भी है दोनों कि के और लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए, अच्छा फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन आपको 2 to 4 आवर्स का प्रॉपर सन एक्सपोजर चाहिए। और थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहबा आपके वक्त के लिए। और हम, क्योंकि वक्त कम था, मैं तो वो उनकी भी बात करती हूँ, उन पेरेंट्स की कि जो आईपैड टैबलेट रख देते हैं ना खाने के साथ, लेकिन वो तो मैंने इसीलिए कहा ना कि डेफिनेटली अपना टाइम सर्व करना है। जब हम फैमिली टाइम की बात करते हैं तो फैमिली टाइम में कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यानी ऐसे। अब हम, बहुत सी माएँ ऐसे हैं जो बच्चों को वीनिंग स्टार्ट करते वक्त मोबाइल आगे लगा के फिर खाना खाए, तो बच्चे को सेंस ही नहीं होता। सेंस, 5 सेंसेस का इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चा चीज़ को देखेगा, महसूस करेगा, एंजॉय करेगा तो ही खाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच। और आपकी जो बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। डेफिनेटली सारे माशाल्लाह पेरेंट्स ही हैं। अब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं अब जी बच्चे मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों को देखें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे माय रियल पाकिस्तानी डॉक्टर दुर्रेश शेवार साहबा। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और डेफिनेटली हमने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी बात की। इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बच्चों की, ठीक है हम हेल्थ के पे तो फोकस भी हैं, लेकिन पेरेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चों के साथ साथ वालिदैन की सेहत भी अच्छी होगी, यकीन माने तो वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसी बात के साथ कि आप सब लोग अपना बेहद ख्याल रखें, मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।